Previously, we discussed 4 standards related to the resolving ethical issue standard. These standards were misuse of psychologist work, conflict between ethics and law regulation or other governing legal authority, conflict between ethics and organizational demands, and informal resolution of ethical violation. Today, we will be discussing the rest of 4 standards: reporting ethical violation, cooperating with ethics committee, improper complaints, unfair discrimination against complainant and respondent. Let's discuss the next standard 1.05, reporting ethical violation. This standard holds that if an apparent ethical violation has substantially harmed or is likely to substantially harm a person or organization and is not appropriate for informal resolution under or is not resolved properly in that fashion, psychologists take further action appropriate to the situation. So standard 1.05 साइकोलॉजिस्ट से रिक्वायर्ड करता है कि वो एथिकल वायलेशन को तब प्रॉपरली और फॉर्मली रिपोर्ट करें जब उसमें कोई हार्म इन्वॉल्व हो या हार्म इन्वॉल्व हो सकता हो, और ऐसी सिचुएशंस जिसमें इनफॉर्मल रेजोल्यूशन पॉसिबल ना हो. ये एथिकल वायलेशंस अक्सर साइंटिफिक और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती हैं और इसमें इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करती हैं. मसलन कुछ सूरत हाल में सब्सटेंशियल हार्म इन्वॉल्व हो सकता है, जैसा कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट, इंश्योरेंस फ्रॉड, प्लेजरिज्म करना या फैक्ट्स की मिसरिप्रेजेंटेशन करना. तो ऐसी सूरत में स्टैंडर्ड 1.05 साइकोलॉजिस्ट को अलाउ करता है कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शन लें. उनको नॉन बाइंडिंग ऑप्शन देता है. मसलन कौन से एक्शंस ले सकते हैं? दे कैन रेफर टू द स्टेट or national committees on professional ethics, or they can refer to the state licensing board if ethical violation also violates state law. They can also file a complaint with the APA. ताहम दूसरे स्टैंडर्ड्स की तरह ये स्टैंडर्ड भी साइकोलॉजिस्ट को गाइड करता है कि वो रिपोर्टिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी के राइट्स की वायलेशन ना करें, एंड स्टेट दैट दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई when an intervention would violate confidentiality rights. Next, we will discuss the standard 1.06, cooperating with ethics committee. कोई भी प्रोफेशन जब ये जाहिर करता है कि वो अपने आप को और अपने लोगों को मॉनिटर कर सकता है, तो वो आवाम के एतमाद को बढ़ा रहा होता है, और एथिक्स कोड इन प्रोफेशंस की मदद करते हैं कि वो एथिकल कंप्लेंट्स को बेहतर तरीके से डील कर सकें. As per standard 1.06, psychologists cooperate in ethics investigation. इसके साथ साथ in the preceding and resulting requirement of the APA or any affiliated state psychological association to which they belong. और ये standard ये कहता है कि failure to cooperate with ethical committees is itself an ethical violation. ताहम ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को ये इजाज़त देता है कि वो APA से या अफिलिएटेड एथिकल कमेटी से किसी भी कंप्लेन के फैसले की दरख्वास्त कर सकता है, एंड दिस रिक्वेस्ट फॉर डिले ऑफ अ डिसीजन इज़ नॉट कंसीडर्ड नॉन कोऑपरेशन. लेकिन अगर एथिकल कमेटी ऐसी दरख्वास्त को नामंजूर कर देती है तो फिर कमेटी के साथ कोऑपरेट ना करना स्टैंडर्ड 1.06 की एथिकल वायलेशन समझी जाएगी. लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल. मसलन एक मरीज़ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के अगेंस्ट APA को शिकायत दर्ज कराता है कि साइकोलॉजिस्ट ने असेसमेंट के लिए जो टेस्ट इस्तेमाल किया उसके रिजल्ट्स गलत हैं. सो शिकायत का मुकम्मल जवाब देने के लिए साइकोलॉजिस्ट को पेशेंट की तरफ से रिटन रिलीज़ की ज़रूरत थी, ताकि साइकोलॉजिस्ट एथिक्स कमेटी को टेस्ट की रिपोर्ट दे सके और शिकायत से मुतल्लिक मरीज़ के बारे में मज़ीद मालूमात पेश कर सके. लेकिन बहुत सी कोशिशों के बावजूद पेशेंट रिलीज पर साइन करने से इनकार कर देता है. तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट APA की एथिक्स कमेटी को वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा जिसमें पेशेंट ने इनकार किया होगा, और साथ ही साथ ये भी जाहिर करेगा कि वो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी के राइट को मेंटेन करते हुए क्लाइंट की इजाज़त के बगैर रिपोर्ट और रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता है.
Next standard 1.07 is related to improper complaints. अभी तक हमने देखा था कि साइकोलॉजिस्ट जब कोई एथिकल वायलेशन देखें तो वो पहले इनफॉर्मल रेजोल्यूशन करें, और अगर कोई कंप्लेन इनफॉर्मल रेजोल्यूशन के तरीके से हल नहीं हो सकती तो वो एथिकल वायलेशन की प्रॉपर और फॉर्मल रिपोर्टिंग करें, और जब एथिकल इन्वेस्टिगेशन की जा रही हो तो वो कमेटी के साथ ताउन करें। ऐसा ना हो कि वो शिकायत दर्ज करा के फॉलो अप ना करें। जहां एपीए साइकोलॉजिस्ट को ये इख्तियार देती है कि वो कंप्लेन कर सकता है, साथ ही साथ वो ये भी इम्पोज करती है कि साइकोलॉजिस्ट को गलत कंप्लेंट्स फाइल नहीं करनी चाहिए, और ना ही किसी ऐसी शिकायत की हौसला अफजाई करनी चाहिए जो गलत हो या महज हकीकत से लाइल्मी में की गई हो। So this standard 1.07 holds that psychologists do not file or encourage the filing of ethics complaints that are made with reckless disregard for or willful ignorance of fact that would disprove the allegation. और बेशक बेबुनियाद कंप्लेंट्स या महज किसी से बदला लेने के लिए की जाने वाली कंप्लेंट्स साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेशनल करियर को भी ख़राब कर सकती हैं, और साथ ही साथ आवाम के एतमाद को भी कम कर सकती हैं। ताहम इस स्टैंडर्ड का फोकस इस बात पर नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट का कंप्लेन करने के पीछे मकसद क्या था या पर्सनल मोटिव क्या था, बल्कि फोकस इस बात पर है कि कंप्लेन लापरवाही में बगैर किसी लॉजिकल रीज़न के की गई हो या फैक्ट्स को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया हो। सो यहाँ पर विलफुल इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की टर्म हमें यही बता रही है कि अक्सर साइकोलॉजिस्ट या कंप्लेनेंट जानबूझकर फैक्ट्स को इग्नोर कर देता है। सो दीज इम्प्रॉपर कंप्लेंट्स कैन बी बाय कोलीग्स, बिजनेस राइवल्स या दूसरे साइकोलॉजिस्ट की तरफ से हो सकती हैं जो महज अपने मुखालिफ को शिकस्त देने के लिए कंप्लेन करते हैं या किसी कंप्लेन को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में कमेटी को भी चाहिए कि वो एथिकल कंप्लेंट्स को एग्जामिन करे, इन्वेस्टिगेशन करे, कंप्लेनेंट का मोटिव जानने की कोशिश करे, और ये भी इंश्योर करे कि कंप्लेनेंट का एथिकल कमेटी में किसी के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक ना हो ताकि कोई भी बाइस डिसीजन ना लिया जा सके। नेक्स्ट स्टैंडर्ड 1.08 Unfair discrimination against complainant and respondent. This standard states that psychologists do not deny persons employment, advancement, admission to academic or other programs, tenure or promotion based solely upon their having made or their being the subject of an ethics complaint. यानी ये स्टैंडर्ड साइकोलॉजिस्ट को कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट के साथ किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन की इजाज़त नहीं देता, और ना महज इस बात पर कि एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है या एक शख्स ने किसी दूसरे के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज की है तो वो उसकी प्रमोशन को नहीं रोक सकता, उसकी एम्प्लॉयमेंट में मुदाखलत नहीं कर सकता, किसी इदारे में उसको एडमिशन देने से नहीं रोक सकता। But this standard does not preclude taking action based upon the outcome of such proceeding or considering other appropriate information. इस स्टैंडर्ड का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ना की जाए या एक्शन ना लिए जाएं। एक्शन ज़रूर लिए जाएं, मामले की जांच पड़ताल की जाए, लेकिन जिस शख्स के खिलाफ शिकायत की गई है उसके साथ जुर्म साबित होने तक किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। तो हमने देखा कि ये स्टैंडर्ड कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। हेंस स्टूडेंट्स, आपने देखा कि स्टैंडर्ड 1 रिजॉल्विंग एथिकल इशू किस तरह साइकोलॉजिस्ट और पब्लिक के राइट्स की हिफाजत करता है और उनको गाइड करता है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस एथिकल वायलेशन से किस तरह बच सकते हैं, और अगर वो कोई मिसकंडक्ट होते हुए देखते हैं तो उसकी किस तरह प्रॉपर वे में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, और उन्हें एथिकल कमेटी के साथ ताउन करना चाहिए, और साइकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या बाइसेस से बचें। सो इन द नेक्स्ट लेसन we will be together again to discuss second ethical standard, which is related to the competence of psychologist. Till then, take a good care of yourself, read previous lesson, and do ask question in case of any confusion. Thank you.